हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा अंडरस्कोर फ्री वर्ड और मैं हूँ सिप्रा। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 में बनाने वाली हूँ। सो यस, दिस वीडियो इज अबाउट द इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ वॉर। इन सब में हम पूरा डिस्कस करेंगे एज ब्रीफली सारा पॉइंट्स कि जो वॉर है उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है पूरे कंट्री पे, उसके इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या चेंजेस आता है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, मेरा पहला पॉइंट है जीडीपी फ्लक्चुएशन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, बट मैं आपको बस एक थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ इसके बारे में। जीडीपी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ वॉर। जब वॉर होता है तो एंटायर कंट्री का जो जीडीपी है उसमें काफ़ी चेंजेस आता है। जैसे कि पहला है इंटरेस्ट रेट्स। जो भी बोरोअर्स है, जो भी लोन लेते हैं, वो चाहे बैंक से हो या फिर कोई अदर क्रेडिटर से हो, उनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। एंटायरली डेबिट से सारे लोग अपना खर्चा पानी उठाते हैं, जो कंप्लीटली आगे चढ़ के ये रेशियो बढ़ा देता है। जो नेशनल इंटरेस्ट रेट्स है वो लॉन्ग टर्म में राइज होता जाता है। जीडीपी फ्लक्चुएशन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आपको पता है वॉर के टाइम बहुत बिग अमाउंट का मनी इन्वेस्टमेंट होता है जो इकोनॉमी कंडीशन को सीवियरली अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस फेडरल आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग द वॉर्स। जो भी करंट वॉर चल रहा है उसमें यूएस फेडरल क्या करता है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मैं अगर बोलूँ रिपोर्ट के मुताबिक तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियंस ऑफ जॉब्स मिलिट्री में, वो उसमें उतना ज़्यादा मनी इन्वॉल्व कर रहा है। वो मनी बहुत ज़्यादा काम में आ सकता था इन केस ऑफ हेल्थ केयर डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट, जो कि मिलिट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और एक एग्जाम्पल ये है कि वॉर के टाइम एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है मिलिट्री एसेट्स में, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हो गया, कोई भी इक्विपमेंट जो ह्यूज अमाउंट में मिलिट्री को चाहिए। ये एक बहुत लार्ज स्केल का इन्वेस्टमेंट है जो कि कैपिटल इम्प्रूवमेंट के लिए आगे चढ़ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इकोनॉमी कंडीशन कम्प्लीटली हिल जाता है। इसमें जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो वो मनी हम जो भी कोर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है ना उसमें लगा सकते हैं, जैसे कि रोड डेवलपमेंट हो गया, वाटर सिस्टम डेवलपमेंट हो गया। इन सब में यूज़ करने के वजह ये सारा बिग अमाउंट जो मिलिट्री में इन्वेस्ट किया जाता है ना, उससे इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। सो फ्रेंड्स, मेरे थर्ड पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक बहुत खतरनाक टर्म है जो इकोनॉमी कंडीशन में एक वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे? इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वॉर कैन लीड टू इन्फ्लेशन व्हिच लीड्स टू लॉस ऑफ पीपल सेविंग, राइज ऑफ अनसर्टेनिटी, लो कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ जिसमें आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने के लिए ट्राई कर रही हूँ। जैसे हो गया हमारा यूएस मिलिट्री। सिविल वॉर के टाइम यूएस मिलिट्री क्या करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली टू मीट द कॉस्ट ऑफ द वॉर। उनको सोल्जर्स को सैलरी भी देना होता है, वॉर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विपमेंट हो गया, वो एसेट्स हो गया, उसमें जो करना है वो सारा कॉस्ट मैनेजमेंट में थोड़ा इश्यू आता है। तो सोल्जर्स को सैलरी देना तो बनता ही है, वो कंपलसरी है। तो उसके लिए वो क्या किए ना, मनी, अपना जो मनी है वो प्रिंट करना वो शुरू कर दिए। तो जैसे ही उन्होंने प्रिंट आउट करना शुरू कर दिया मनी को, उसका ऑब्वियसली वैल्यू कम हो गया मार्केट में, तो उनका इकोनॉमी सिस्टम तेजी से डिक्लाइन होने लगा। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया मिडिल लेवल सेवर्स को, क्योंकि उनका जो भी सेविंग्स है वो वाइप आउट होना शुरू हो गया बहुत तेजी से। मनी का वैल्यू जैसे ही डाउन होता गया, उनका सेविंग्स भी वैसे ही वाइप आउट होता गया। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन को कम्प्लीटली हिला के रख दिया।
फ्रेंड्स मेरा फोर्थ पॉइंट है ऑयल प्राइसेस राइजिंग। वॉर के टाइम पे ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से राइज होता जाता है, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। 1990 में गल्फ वॉर हुआ था। गल्फ वॉर के टाइम ऑयल प्राइसेस तेजी से हाई होते गए, राइज होते गए। स्टार्टिंग में इसका प्राइस इन जुलाई था $21 एज पर द रिपोर्ट्स पर बैरल, बट जैसे ही टाइम बीतता गया बाय मिड ऑफ अक्टूबर इसका प्राइस पहुंच गया $46 में। कैन यू इमेजिन? ऑयल का प्राइसेस बहुत तेजी से हाई होता जाता है क्योंकि मेजर कन्फ्लिक्ट्स कैन थ्रेटन द सप्लायर्स। सो इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता ही है बिकॉज ऑफ दिस। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट में बहुत तेजी से राइज होता है ड्यूरिंग वॉर, ये हम सब ने नोटिस किया है। पब्लिक सेक्टर डेब्ट में बहुत ज़्यादा राइजिंग लेवल रहता है ड्यूरिंग वॉर। क्यों? The government is willing to borrow a lot more than usual because there is a patriotic support for the war effort. तो डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और डेब्ट राइज होगा तो इकोनॉमी साइकिल में चेंजेस तो आएगा ही ना फ्रेंड्स। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ वॉर। वॉर तो हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन वो डिवास्टेशन के बाद जो रीबिल्डिंग का स्टेज आता है, जो भी तहस नहस हुआ है, जो बिल्डिंग तहस नहस हुआ है, जो एरिया तहस नहस हुआ है, इसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, कंट्री का जो भी लॉस हुआ है ड्यूरिंग द वॉर, वो सारा चीज़ जब आता है वो पीरियड, तब देश हिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि वॉर कितना टाइम तक चला, हाउ प्रोलॉन्ग इट वॉज, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है और किस कंट्री के साथ हुआ है। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को। ऑल्दो वॉर कैन प्रोवाइड अ टेम्पररी बूस्ट टू द डोमेस्टिक डिमांड, बट द रीबिल्डिंग थिंग इज़ वेरी पेनफुल। जो कॉस्ट ऑफ वॉर रहता है ना, वो आफ्टर वॉर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए, सब कुछ फिर से वापस आप पहले जैसा करने का। तो इकोनॉमी स्ट्रक्चर को सुधारते सुधारते टाइम तो लगता ही है, बहुत सारे स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं पूरे कंट्री को। देन फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर का जो नतीजा निकलता है पोस्ट वॉर, ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। कैसे? वॉर, सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद एक कंट्री में बहुत सारे सेक्शन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं देयर विल बी अ कोलैप्स इन टूरिज्म सेक्टर, देयर विल बी डिक्लिनेशन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी अ रिफ्यूजल ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इट कैन ऑल्सो लीड टू शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लॉस्ट GDP। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन वर्सनिंग द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी स्केल। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल कॉस्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी पेनफुल टू प्रेडिक्ट द साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ वॉर, क्योंकि इसमें रहता है डेथ, फियर, डिसेबिलिटी, सफरिंग। ये सब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना ज़्यादा पेनफुल हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी लोग के लिए। उनका माहौल कैसा रहता है उस सिचुएशन में, कोई अपनों को खो देता है, कोई अपना घर खो देता है, कोई परिवार से बिछड़ जाता है, तो वो सारा पेन जो असर मेंटल हेल्थ जो पड़ता है ना, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। सिंगल वर्ड में ये बोल सकती हूँ कि द कन्फ्लिक्ट कैन लीव the soldiers and the civilians traumatized for the rest of their life. मेरा last point है friends, possible unemployment. However, at the end of major wars, there is a possibility of danger of unemployment, जो unexpected होता है। हो सकता है जो भी रिटर्निंग सोल्जर्स हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट इशू झेलना पड़े, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर इज़ अ मेजर स्लम्प ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी रिटर्निंग सोल्जर्स थे उनको रिप्लेस किया गया था, उनको जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुए, इससे उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, क्योंकि सबका फैमिली होता है, सबका घर चलाने के लिए एक एक रूटीन लाइफ होता है, आपका एक फ्यूचर प्लान होता है। सडनली वॉर ख़त्म होने के बाद जब आपका जॉब चला जाता है तो
इकोनॉमिक कंडीशन पे तो असर पड़ता ही है, प्लस लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यही सारा पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, ताकि आप लोगों को एक अवेयरनेस रहे, एक जानकारी रहे कि वॉर का कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए या फिर ये रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। मैं हमेशा ही वेट करती हूँ आपके उस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। आप लोगों का प्यार तो मुझे मिल ही रहा है फ्रेंड्स। होप आप आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर शोइंग मी दिस मच लव ऑन माय चैनल। आपके सपोर्ट के बिना मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा मुझे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू हैव एनी सजेशन for the further improvement of my channel, please comment me. I'll be very happy for those suggestions. So friends, जब तक मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ अपने चैनल के ऊपर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा नमस्ते। बाय गाइस।